नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी यानी यूपीएससी के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा। और मैं आपको वो शॉर्टेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं जो मिनिमम टाइम में आप इन सारी बुक्स को कवर कर पाएंगे। जी हाँ, ये अगर सब कुछ जानना है तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें आपके ब्रेन के एक ऐसे फंक्शन के बारे में आज बताऊंगा कि जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जिसको आपने जो है सही से मैनेज कर लिया, तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। कौन सी चीजें आपको रोकती हैं, क्यों नहीं आप बुक्स होने के बावजूद पढ़ पाते हैं, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, कैसे पढ़ना है, शॉर्टेस्ट टाइम में इन सभी बुक्स का मास्टर कैसे बनना, वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद लिखिए। और मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को, वो मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं। यस, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। हमारे एक दोस्त ने लिखा समझदारी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुक्स। यस, तो वो समझदारी क्या होगी कि इन किताबों के ढेर से अपनी बेस्ट किताबें कैसे निकालनी है और कैसे हमें पढ़ना है, मैं डिस्कस करूंगा। स्वागत है आप सभी का। इतने जबरदस्त अच्छे स्टूडेंट यहां पर आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्या आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं, और क्या आज अपना हम बेस्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। तो पेन और पेपर जरूर साथ रखिएगा, क्योंकि इन किताबों को कैसे पूरा करना है, जो मेथड होता है बुक पढ़ने का, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का, वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। ज्योति ने बताया कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, रानी बता रही बिल्कुल सही है। वेलकम ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। स्वागत है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, आप कौन कौन सी बुक्स अभी तक पढ़ चुके हैं और या पढ़ना चाहते हैं। कल मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था जिसमें बहुत सन्नाटा आ चुका था। अपनी अपनी बुक्स का नाम बताइए कि इस समय प्रेजेंट में आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, कौन से राइटर की बुक पढ़ रहे हैं। सभी लोग मुझे कमेंट में बताएं। कम ऑन, कीप इट अप, जल्दी से। फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं। और आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सिलेबस के बेसिस पर बताऊंगा। डायरेक्टली यूपीएससी का सिलेबस प्री और मेंस का खोलूंगा और वहां पे कैसे कैसे हमें उसको कवर करना है, कौन सी बुक्स कवर होती हैं, वहां पे आपको बताता जाऊंगा। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो प्लीज यूपीएससी का सिलेबस ओपन कर लें, क्योंकि मैं सिलेबस के बेस पे आपको बेस्ट बुक बता दूंगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कैसे इन्हें पूरा करना है, बेस्ट तरीका क्या होगा इन बुक्स को पूरा करने का। वेलकम ऑल, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो मुझे बुक्स के नाम जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए इस समय आप कौन सी बुक रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो सेगमेंट हो, प्लीज लेट मी नो। वंडरफुल, कीप इट अप। अंकित ने लिखा है कि वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। राइट, ज्योति लिख रही हैं। और एम लक्ष्मीकांत पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाते, अब आप पढ़ेंगे। आज की क्लास के बाद आप जिस किताब का नाम बताएंगे उसको आप पूरी तरह से पढ़ेंगे। न सिर्फ पढ़ेंगे, उसको आप याद करेंगे, न सिर्फ याद करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, न सिर्फ रिवीजन करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को लगा के निकल जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो तो सभी लोग यस लिखकर भेजें कि वो कौन सा मेथड है कि इतनी किताबों को हम पूरा कर सके, वो भी लिमिटेड टाइम में। मेरे साथ आपको बने रहना है और यहां पर सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि कौन सी किताब अभी आपके हाथ में है, कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं और कौन सी किताब आपको चैलेंज दे रही है। जैसे ज्योति ने बताया लक्ष्मीकांत उनको चैलेंज दे रही है, नहीं देगी। लक्ष्मीकांत का एक एक पार्ट आपको याद हो जाएगा, मैं आपको यहां बताता चलूंगा। शाबाश। जैसे राज यादव लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी वो भी पढ़ रहे हैं। कमान कीप इट अप सभी लोग। मागराम लिख रहे हैं कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में सविंदर सिंह, बहुत बढ़िया। और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। शाबाश, सब लोग अपना कमेंट करना शुरू करें, बहुत बढ़िया। क्या चैलेंज आ रहा है ये बताएं और फिर हम यहां से करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। बेस्ट बुक्स यूपीएससी के लिए और उन्हें कैसे लिमिटेड टाइम में पूरा करना है, रिवीजन करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की जर्नी को हम शुरू करते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शिवम लिख रहे हैं कि आफ्टर 12th अभी पेपर दिया है, वेरी गुड, कीप इट अप। तो आज की क्लास तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आफ्टर 12th में है या वो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। आपको पता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से आफ्टर 12th बैच शुरू होने जा रहा है, जहां पर उनको बिल्कुल जीरो से हीरो की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक ऐसा बैच जिसमें न सिर्फ कोर्सेज हैं,
साथ ही साथ मेंटरशिप, टेस्ट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज, सब कुछ इन्वॉल्व है। कई एक बच्चों ने कहा कि सर कई कोचिंग के कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, लेकिन सवाल ये देखो कि वो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, वो पीपीटीज पे पढ़ा के आपको जल्दी जल्दी लेके जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेने से, हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने कहा कि आंखें खुली होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए आईएएस की। मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। क्या है इस बैच में, जीरो टू हीरो बैच में, आफ्टर 12th बैच में सभी एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर, एनसीईआरटी आरएफआर, इसके बाद जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मेडिटेशन क्लासेस, सिलेक्शन वाली क्लास यानी डायनामो स्टैटिक जिसे हम लोग कहते हैं, फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, सब कुछ एक ही बैच के अंदर आ रहा है। एक ही बैच के अंदर आप इतने ताकतवर हो सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आप दुनिया में जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं और किस रूप में हमारे सामने आते हैं। तो चलिए, सभी लोगों ने सिलेबस खोल लिया, एक बार यस करें तो सिलेबस पे हम आते हैं और सिलेबस पे हम काम शुरू करते हैं। तो जो जीरो से हीरो बैच में आना चाहते हैं 2026-2027 के लिए, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस बैच में मैं आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला हूं। एक एक दिन का शेड्यूल यहां पर तय होगा, यानी एक बैच में एक स्टूडेंट को जो भी चीजें चाहिए होती है ऑप्शनल छोड़ के, वो सब कुछ यहां पर है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। हम लोग यहां से शुरू करते हैं, वापस मैं इस पे आता हूं और फिर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। सो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो 3 लेवल पे हमें तैयारी करनी होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं पूरा सेगमेंट आपको इसका बताता रहूंगा कि कैसे हमें करना है, क्या चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों के जो सेगमेंट्स पे हम अगर बात करेंगे तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, यानी कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है, दोनों चीजों हम डिस्कस करेंगे, कैसे इन बुक्स को कवर करना है, कितना पढ़ना है। तो जीएस की बात करें तो जीएस में सीसैट भी प्रीलिम्स में आता है, मेंस का पेपर, ऑप्शनल का पेपर और आंसर राइटिंग, इन सभी को समेटने के लिए हमें आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग, इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से ये हमारे सामने एक नए चुनौती के रूप में आता है। तो जरा यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसको हम देख लें। तो हमारे सामने 2 सेगमेंट है, जीएस और सीसैट, 2 चीजें हमारे सामने यहां पर आती हैं प्रीलिम्स में। तो चलिए प्रीलिम्स की तैयारी हम कैसे करेंगे, जरा इसको देखें। प्रीलिम्स की तैयारी करने में हमें किसी भी किताब को 2 हिस्सों में, जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, हमें 2 तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। इसको लिखते जाओ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। याद रखिएगा, जब भी हम कोई बुक सेलेक्ट करें, यहां पर इस ध्यान से समझिए इसको, जब भी हम कोई बुक सेलेक्ट करें तो बुक के 2 पर्पस होते हैं। जितने भी बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी करना जा रहे हैं, जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। किसी भी बुक के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, 2 सेगमेंट होते हैं, बड़े ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहां होता है, इंटरनेट पे गया, उसने कोई डाला बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी, सामने लिस्ट आ गई, उसको ये नहीं पता होता है कि मैं अभी कहां खड़ा हूं। मान लीजिए आप में से कई लोग हैं जिन्होंने साइंस से अपना 12th किया है, अब वो यूपीएससी में आना चाहते हैं और उनको बहुत से ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने, कॉमर्स से किया है, मैथ से किया है, और अब वहां पर वो स्ट्रगल करेंगे। तो उन्हें नहीं पता होगा कि हाउ टू एंटर इनटू द सब्जेक्ट, मुझे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में एंट्री कहां से करनी है। और जब आपको एंट्री गेट नहीं पता होगा तो आप भाई बहुत घूमते हो कि मेन एंट्री कहां है, तो बता देगा उधर से घूम के आओ। तो यहां पर क्या होता है, किसी भी बुक को पढ़ने का 2 कॉन्सेप्ट, एक होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए यूपीएससी में जो एक ऐसी कहते हैं कि अनडिस्प्यूटेड बुक है, वो है एनसीईआरटीज। क्या है? एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटी को लेकर बड़ा बवाल है, सर नई वाली पढ़े या पुरानी वाली पढ़े। भाई सीधी सीधी बात है, नई वाली पढ़ो, क्योंकि वो नया राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप है, सीधे सर जो एजुकेशन करिकुलम है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या 6th 7th 8th की जैसे जो है वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए? अभी अगर आप लोग मेरे एनसीईआरटी फॉर सिलेक्शन बैच में होंगे तो आपको पता होगा कि मैं उसमें 6th 7th 8th क्लास से इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको देख के हैरानी होगी कि इतने क्वेश्चन यूपीएससी में यहां से आए हैं। तो जो 6th 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी खासतौर पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो होती है, वो दोनों कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट को बनाना है। और यकीन मानिए, अगर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम कर रही हैं। यूपीएससी में अगर आपको लग रहा होगा कि रट्टाफिकेशन से अगर हम पिछला कुछ 10-20 साल का क्वेश्चन याद कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दिमाग से इसको निकालकर फेंक दो। ऐसा नहीं होता यूपीएससी में, ऐसा नहीं होता यूपीएससी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कमेंट करके बताओ
कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे अपना समय देते हैं? एनसीईआरटीज पर उन्होंने एक कमांड की है, बात है पढ़ने की नहीं है, कमांड करने की बात है। अब कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि एक बुक जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू, कमेंट करके बताइए, तो मुझे लगेगा जिंदा लोग हैं यहां पे। कितने लोग इस एनसीईआरटी या किसी भी बुक को पढ़ने का सबसे मैजिकल मेथड जानते हैं, या मैजिकल मेथड जानना चाहते हैं कि ये सबसे मैजिकल मेथड है? कितने लोग हैं? प्लीज लेट मी नो, कम ऑन। यस लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिसको अगर आपने यूपीएससी के बिहेवियर में डाल लिया, कोई भी किताब आपकी फेवरेट बन जाएगी, किसी भी किताब से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएंगे, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड माना जाता है। कितने लोग हैं? वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। जितने लोग मैसेज करेंगे मैं जल्दी से आ रहा हूं उसके बारे में बताने में। तो कोई भी अगर आपको बुक पढ़नी है तो जो सबसे पहला मेथड है वो होता है SQ3R। मैंने कल की क्लास में भी इसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था एनसीईआरटी में, राइट? SQ3R यानी S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चंस, 3R मतलब होता है RRR, यानी रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। तीन मेथड्स सबसे पावरफुल होते हैं, किसी भी बुक को पढ़ने का सबसे जबरदस्त मेथड होता है। सपोज दैट आई हैव अ बुक, ठीक है, मेरे पास एक ये किताब है, ठीक है, दिस इज द बुक। अब सर्वे क्या काम करेगी? जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी या कोई भी इंपॉर्टेंट बुक है, मैंने उठाया, तो सर्वे का मतलब होता है कि आई जस्ट स्टार्टेड विद जो है टेक्स्ट से, हमने प्रीफेस से शुरू किया। अच्छा, ये बुक किसके बारे में है? शुरुआत से हमने शुरू किया, किस राइटर कौन है, चैप्टर्स कौन कौन से, इसके कंटेंट क्या क्या लिखे गए, ओके, ऐसे बनाया गया है। फिर हमने क्या किया, पूरा इसके हेडिंग्स, इसमें कौन कौन से थीम है, थीम इसका क्या है, चैप्टर इसका क्या है, लेसन्स क्या है इसके, हमने हेडिंग्स, और हेडिंग्स क्या है इसकी, हमने ये सारा चीज ओवरव्यू किया। ओके, इसकी हेडिंग ये इंट्रोडक्शन में ये दिया है, इसके बारे में ये विजन बता रहा है, पीपल, डाटा, प्रोसेस, इश्यूज क्या क्या हैं, ट्रैक्शंस क्या क्या हैं। तो हमने इसका एक सर्वे किया, पूरी बुक हमने एक, इसका क्या हुआ, इसको बोलते हैं लेआउट बनाना, कि ये किताब डेवलप कैसे हो रही है डायरेक्टली बुक में जंप करने से पहले। फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन किया। अब इस पर मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया, यार इसके क्वेश्चन क्या क्या होंगे, इस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या है ये, क्यों है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं, इसका जो है मतलब क्या है। फिर इसके बाद हम इसको रीड करेंगे पूरा, अब चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और इसके बनाएंगे नोट्स। फिर नोट्स को हमें क्या करना है, रिसाइट यानी याद करना है, हमें याद कर लेना है, मेमोराइज। ओके ठीक है, इसका ये मतलब, किसी को सुना दिया, आंसर राइटिंग कर ली, क्वेश्चन जो है कर लिया। इसके बाद होता है रिवीजन, यानी जब पढ़ लिया तो दिमाग क्या होगा, 80% वो लॉस कर देगा इंफॉर्मेशन। हमें क्या करना होगा, तुरंत के तुरंत हमें इसको जो है रिवाइज करना होगा। अगर विद इन अ वीक जो तुमने पढ़ा है वो रिवाइज नहीं किया, तो कल मैंने प्रैक्टिकल आपको शाम को करके दिखाया था कि एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले की जो पढ़ी गई चीज थी उसमें अच्छी चीजें याद जो भूल गई, दिमाग से निकल गई। तो ये बहुत नेचुरल फिनोमेना, डरना की जरूरत नहीं कि मेरा दिमाग भूल जाता है, भूलना उसकी टेंडेंसी है। मैंने कल बताया था, अगर हम भूलेंगे नहीं ना तो मर जाएंगे, हमारी बुरी यादें कभी हमसे दिमाग से निकले, हम लाइफ में मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SQ3R। अब सवाल ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डू यू हैव इनफ टाइम, डू यू हैव इनफ टाइम? SQ3R के लिए कि पहले मैं एक बुक को सर्वे करूं, फिर उस पर क्वेश्चन बनाऊं, फिर उसके चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग करूं, फिर उसके नोट्स बनाऊं, फिर उस पर जो है उसको याद करूं, फिर उस पर जो है मैं क्या करूं, रिवीजन करूं। डू यू हैव इनफ टाइम? आपको पता है एनसीईआरटी में टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 6 to 12 की एनसीईआरटी किसने देखी है इकट्ठा करके? भाई मेरे सामने रखी हुई है, अलमारी पूरी भरी हुई है उसमें। 6 to 12 की एनसीईआरटी में कितने पेजेस हैं जो आपको पढ़ेंगे? बताइए जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 6 to 12 की एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस 5, और इंडियन सोसाइटी 6। कितने पेजेस हैं आपको पता है? कितने पेजेस हैं? 7,000। 7,000। और एक एवरेज इंसान अगर एक दिन में
बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक ठाक कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बाकी भी काम कर रहा है, हार्डली वो 20 पेज पढ़कर उसको नोट्स बनाकर वो जो है समझ सकता है। हार्डली 20 पेजेस। अगर वो 3-4 घंटे की रेगुलर पढ़ेगा, रेगुलर, अप डाउन नहीं, तो आप एक्चुअली में देखोगे तो कभी आप पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, तो आपके पास एग्जैक्टली इतने ही पेज मिलते हैं। अगर मैं इंडियन सोसाइटी में ला लूं, 11-12 की पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ला लूं, तो मोर देन 7,000 के आसपास पेज जो है तुम्हारे तैयार होते हैं। और एक व्यक्ति, अब 7,000 को 20 से डिवाइड कर दो। अगर तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, छुट्टी नहीं लेते हो, 20 पेज रोज पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, उस पर क्वेश्चन फ्रेम करना, उसको रिवाइज करना, उसको रिसाइट करना, यह है बवाल। अब तुम इस पे जाओगे तो इट टेक्स, मतलब तुम रात दिन अगर मेहनत करते हो तो 350 दिन तुम्हें चाहिए, 350 डेज, यानी कि एक साल, पूरा का पूरा एक साल तुम्हें चाहिए। रात दिन मेहनत करोगे कॉन्टिन्यूअस विद डिसिप्लिन, तो तुम एक साल लगाकर इन पेजेस को पढ़ पाओगे। इन पेजेस को पढ़ पाओगे। अगर रोज के रोज का इतना डिसिप्लिन तो होना नहीं है कि मैं 4 से 5 घंटे रोज केवल एनसीईआरटी को दूं, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। नियरली 1 ईयर, इट विल टेक 1 ईयर एट लीस्ट। आप चाहें तो आज जाके लेकर आइए और कैलकुलेट, मैथमेटिक कैलकुलेशन है। एक एक पेज मेरा जोड़ा हुआ है, आरएफआर के जो क्वेश्चन बना रहा हूं, एक एक पेज मेरा जोड़ा हुआ है। और मैं 20 पेज बात कर रहा हूं जब वो बहुत अच्छा रीडर है, जब उसका WPM जो है 200 के ऊपर है। और अभी तक जितने बच्चों से मिला हूं 100-125 के ऊपर WPM नहीं है, वर्ड पर मिनट पढ़ने की कैपेसिटी। इतनी इंफॉर्मेशन के 20 पेज के नोट्स बनाने में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, उसके क्वेश्चन बनाना, उसको रिवीजन करना। इज इट हरक्यूलियन टास्क? क्या करें, छोड़ दें? किसी बच्चे ने लिखा 4 साल इनफ है, क्या हमें 4 साल देना है? मान लो भी आप 12th में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके बाद टाइम कम है, क्या छोड़ दें हम? ये नहीं छोड़ेंगे। तरीका है कोई? इसका क्या तरीका हो सकता है? मैं ये एनसीईआरटी पूरा करना चाहता हूं कम से कम टाइम में। और सबसे बड़ी बात, इस तरह से कोई गारंटी नहीं है कि हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देयर इज नो गारंटी। तो भाई कोई तो तरीका होगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा कि मेरा ये टाइम कोई घटा दे, क्योंकि सारा कंपटीशन तो टाइम का है। मेरा जो है वो कॉम्पिटिटर अगर मेरे से कम टाइम में इसको कवर कर ले गया, इसके क्वेश्चन कर ले गया, तो भैया वो तो विजेता बन जाएगा, मैं तो निकल के बाहर हो जाऊंगा। इज देयर एनी फॉर्मूला? इज देयर एनी फॉर्मूला? डू आई गो फॉर द 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर, रात दिन डेडिकेशन के साथ? 7,000 पेज के नोट्स कितने बड़े बनेंगे तुम अंदाजा लगाओ। मरी से मरी हालत में भी वो कम से कम 1,500 पेज। 1,500 पेज में दोबारा कब रिवाइज करूंगा भाई? कब रिवीजन करूंगा 1,500 पेज? और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है। मेरा अभी फाउंडेशन एग्जाम के लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं हूं। सो एक डेवलपमेंट मैंने किया, मैंने ये देखा ये चैलेंज, और एक साल तक मैंने किसी स्टूडेंट को फोकस होते हुए देखा ही नहीं। एनसीईआरटी बोर कर देती यार, पागल बना देती है। अरे छोड़ो, ज्यादातर होता है कि हिस्ट्री विस्ट्री उठाई, किसके किसके साथ हुआ था कमेंट करके मुझे बताना। हिस्ट्री विस्ट्री उठाई, ज्योग्राफी उठाई, अरे छोड़ो यार, भैया ने बोला 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे 11वीं पढ़ो। अब 11वीं पढ़ने आए, कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो रहा। 11वीं तो हायर लेवल पे, पीछे से हवा कैसे बनी थी, नेचर कैसे बना था, ये तुम्हें पता ही नहीं है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई तुम्हें पता ही नहीं, सीधे तुम 11th क्लास में घुस। अब तुमने रटना शुरू कर दिया, और जितना रटते जा रहे हो उतना बोर होते जा रहे हो। अच्छा एयर ऐसे, अच्छा यार ये वेस्टर्ली ऐसे बना दो, ईस्टर्ली ऐसे बना दो, हो गया। क्यों चल रही है नहीं पता, क्या प्रेशर डिफरेंस है नहीं पता, क्या हेडली सेल है नहीं पता। बस करो यार, खत्म करो इसको किसी तरीके से। फिर क्या होता है, बोरियत बढ़ जाती है और आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो। होता है कि नहीं होता है? तो आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे जो एनसीईआरटी बुक्स लाते हैं लेकिन खत्म नहीं होती। शुरुआत तो होती है, शुरुआत होती है। कितने लोग मुझे कमेंट करके बताइए जिन्होंने ट्राई किया लेकिन वो बुक के आखिरी तक नहीं पहुंचे, वो सीरीज आपने नहीं खत्म की, नहीं नोट्स बनाए, नहीं क्वेश्चन किया। और जब से मैंने बताया SQ3R अगर नहीं पूरा होगा तो आपकी वो बुक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। सर्वे, उस पर क्वेश्चन, उस पर जो है नोट्स, रीडिंग, और उसके बाद उसको रिसाइट करना, उसका रिवाइज करना, ये 5 स्टेप अगर पूरे होंगे तब जाकर एक बुक कंप्लीट होती है। मुझे ईमानदारी से, इतने लोग यहां सुन रहे हैं, बता दीजिए किसने ये सारे स्टेप पूरे किए? किसने ये सारे स्टेप पूरे किए? कितने लोगों ने ये सारे स्टेप पूरे किए? अब इसका तरीका बताता हूं, द बेस्ट वे। इसको अगर मुझे पूरा करना है, एक बहुत जबरदस्त इनोवेशन है एंड दैट इज एनसीईआरटी RFR। इससे सस्ता बैच नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक्स खरीदने जाओगे तो इससे महंगी पड़ रही है। एनसीईआरटी की बुक्स इससे ज्यादा महंगी पड़ेगी, मात्र 499 रुपए पर मंथ। अब क्या है इसमें, RFR का मतलब क्या है? 15, 30 और 15 मेथड पे काम करता है। ठीक है, क्या है? 15 मिनट एक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन, मतलब 6th क्लास का हमारा पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन है।
15 मिनट में उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 20 डायमेंशन हमने क्वेश्चन क्रिएट किए। क्वेश्चन क्या करेगा? आपके दिमाग को हुक करेगा। तो आपके दिमाग में आ गया इससे ये क्वेश्चन पूछा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन में भाई किताब भी तो हम पहली बार पढ़ते हैं। फिर तुरंत क्या है, 30 मिनट तुरंत के तुरंत उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स दे दिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स, यानी इस पर क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए भाई हो गया। इसके तुरंत बाद जब ये हमारे दिमाग में आ गया तो ये हुआ हमारा सर्वे एंड क्वेश्चन, ये हुआ हमारा रीड। नोट्स मैंने बना के दिए, बिल्कुल बुलेट फॉर्मेट में नोट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मेट, ताकि आप इसको तेजी से एब्जॉर्व कर सको। तो ये नोट्स भी बन गया, रीड एंड रिसाइट यहां हो गया। अब इसको रिसाइट एंड रिवीजन ये मैंने यहां कर दिया। फिर वही क्वेश्चन दोबारा तुम्हें करने हैं, यानी मैंने अभी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मेरे दिमाग में हुक हो गया कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसको पढ़ा, पढ़कर दोबारा क्वेश्चन कर दिया। अब जब मैं दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये चीज कंप्लीटली मेरे दिमाग में बैठ गई, और चैप्टर बाय चैप्टर मुझे ये पता चल गया कि मेरा आखिरी में जो सेगमेंट है वो क्या हिट करेगा। कल मैंने आपको रिवर्स इंजीनियरिंग बताई थी कि भाई मुझे कंपटीशन देना है, मुझे कोई बुक पढ़ के जो है चैंपियन नहीं बनना है, मुझे कंपटीशन देना, और कंपटीशन का रूल कहता है फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका। तो मैंने तुरंत इसको उठाया और इसको कर लिया। तो अगर आप एनसीईआरटी के मास्टर बनना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट मेथड, राइट, बेस्ट मेथड है। आप जो है काउंसलर से बात कर सकते हो, यहां पर जो कॉलिंग नंबर है उस पर आप जो डील कर सकते हो, आप जो है इसके साथ लगे रह सकते हो, राइट। तो यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हमारे लिए डेवलप हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब हम वापस आते हैं और अब हम समझते हैं कि बेस्ट हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहां से पढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें। पहला पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द बेस्ट। कितने लोगों ने पीआईबी कभी ओपन करके देखा? गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो उसके नोटिफिकेशंस आते हैं बेस्ट होते हैं। जैसे आप कहते हैं हिंदू पढ़ना, एक्सप्रेस पढ़ना, सबसे पहले जो गवर्नमेंट कह रही है उसको पढ़ना है भाई। द बेस्ट वे, अगर आप करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले पीआईबी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जितने मैकेनिज्म है इंडिया ओरिएंटेड, कोई विदेश से आया, भारत सरकार ने किसी के साथ समझौता किया, किसी मंत्रालय ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, कोई जो है वो सोशल नेटवर्क का प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया, राष्ट्रपति ने कुछ स्टेटमेंट दिया, तो नेशन के साथ भारत के लोग कहीं गए, प्रधानमंत्री कहीं गए, अमेरिका से मिले, फ्रांस से मिले, वहां जो जो डील साइन हुई, एमओयू साइंस हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले और मोस्ट ऑथेंटिक डाटा पीआईबी प्रोवाइड करता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो प्रेस सूचना कार्यालय हमें सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट, ये हमें सबसे पहले प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो पहला तो काम ये हो गया पीआईबी। इसके बाद न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में हम अगर हिंदी में है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, या द हिंदू, या हमें जो है वो और भी जो चीजें हैं वो जैसे इंडियन एक्सप्रेस हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रीलिम्स में लगभग 15-16 क्वेश्चन इसके आसपास जाते हैं। तो अब सवाल है कि पीआईबी इतना बड़ा सेगमेंट है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करें। मैं आपको लास्ट तक रुके रहिए, मैं आपको बताता हूं पीआईबी कैसे प्रिपेयर करनी है, और न सिर्फ प्रिपेयर करनी है, उसका मास्टर बन जाना है, एक एक पॉइंट उसका याद हो जाना है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए मैं बताता हूं। तो कितने लोग इस हैबिट को फॉलो करते हैं, डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या पीआईबी की जो प्रेस रिलीज आती रहती है उसको वो पढ़ते रहते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोग पीआईबी के साथ फैमिलियर हो चुके हैं। और ये 15-16 से ऊपर के क्वेश्चन है जो यहां पर डायरेक्टली यहां आते हैं। अब दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है, तो भारत का जो है इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी हमारा अतीत, अवर पास्ट बेस्ट है। सबसे पहले हम शुरुआत जब करेंगे तो एनसीईआरटी से करेंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, याद रखिएगा। तो हमने यहां से शुरू किया एनसीईआरटी, प्लस हम इसके साथ चले गए जो अगर हमें आगे इसके साथ जो पढ़ना है, तो मैं अगर एक बुक रिकमेंड करूंगा वो करूंगा तमिलनाडु, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु। लिख लीजिए, मैं रामशरण शर्मा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर प्रीलिम्स के लिए केवल मैं बात करूंगा, सो मैं आपको रेफर करूंगा तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है पीडीएफ इसकी, लेकिन केवल इंग्लिश में आती है। केवल मैंने ही इसको जो है हिंदी में पढ़ाया हुआ है, और अभी मैंने जब आरएफआर शुरू किया तो मैंने इसके क्वेश्चन और इसके नोट्स वहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाकर दिए हुए हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया की इससे कोई अच्छी बुक मैंने नहीं देखी है, वन ऑफ द बेस्ट है, या तो फिर एएल बॉशम।
ठीक है, तो आर एस शर्मा तीसरे नंबर पे आती है। तो तमिलनाडु अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। बहुत कम लोगों को यह बात पता है, लेकिन आपको यह बात, आप लोग फैक्ट जानते होंगे कि आज यूपीएससी में साउथ इंडिया से जो प्रोफेसर है, लबासना भी जाओगे तो वहां पे, और साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, यस या नो? ठीक है, तो अगर आप उसको देखोगे तो वहां पर जो है आपको डायरेक्टली वो सोर्स उठाना पड़ेगा। दूसरा, मिडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की बुक है सतीश चंद्रा, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट किताब है सतीश चंद्रा, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसके बाद एक अगली बुक आती है हरीश चंद्र वर्मा, वो काफी मोटी किताब है, वो आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फिर मॉडर्न के लिए नो डाउट, मॉडर्न एक तो आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा बेस्ट बुक है। ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिए, या ग्रोवर एंड ग्रोवर, ये दो किताबें। और तीसरी आती है अगर हम प्रीलिम्स में जाए, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हो गई नंबर 1, लिखते जाइए, स्पेक्ट्रम की बुक, विपिन चंद्रा की बुक और बीएल ग्रोवर, इसमें से कोई भी एक पिक कर लीजिए। स्पेक्ट्रम जो है वो प्री को ज्यादा ओरिएंट कर रहा है, तो प्री के लिए हम स्पेक्ट्रम को प्रेफर कर सकते हैं या बीएल ग्रोवर को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डाटा बहुत ढेर सारा दिया है। तो ये हमारा सेगमेंट रहा हिस्ट्री का, हमें इतनी चीजें करनी है। क्लियर है? फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। इसके बाद तमिलनाडु, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, तमिलनाडु नहीं है तो आप काउंसलर को कॉल कर लीजिए, मेरी जो ओपन लेक्चर है, जो सभी के लिए ओपन है, उसको मांग लीजिए कि है ओजांग सर से आगे समझे, तो कोई भी कोर्स मत खरीदिए डायरेक्टली, आप जाइए बोलिए कि ओजांग सर से तमिलनाडु की जो उन्होंने पढ़ाया है उसके कुछ फ्री लेक्चर मुझे दीजिए। तो उसके जब आप फ्री लेक्चर मांगेंगे तमिलनाडु के, तो आपको यहां पर बहुत बेनिफिट होगा, आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु क्यों आर एस शर्मा के ऊपर है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, आपको कारण बता रहा हूं। आपको ये तो बहुत क्लियर है, अभी आपने देखा कल जो है वो वहां पे पुणे में जो हुआ। और इसके बाद भारत में जो एक माहौल है, जो आर एस शर्मा है वो लेफ्टिस्ट, यानी कि वो वामपंथी जो है वो राइटर रहे, रोमिला थापर, आर एस शर्मा, तो ये बहुत अधिक वामपंथी। इन्होंने जो आइडिया ऑफ इंडिया है इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया, बुरा मत मानिएगा लेकिन ऐसा था। तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत जो है प्राचीन देश है, इन्होंने इसको डिस्कार्ड किया। इनका बहुत ज्यादा मानना था कि भारत कोई एक राष्ट्र था ही नहीं और बाहर से लोग आए थे, और वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया जो अंग्रेजों ने किया था। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को उन्होंने प्रूव किया था कि भाई आर्य बाहर से आए, द्रविड़ों को मारा पीटा ताकि भारत में विभाजन रेखा बनी रहे। आप देखिए दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, जो स्टालिन है वो क्या कह रहा है, भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि भाषाएं एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। बंदे ने रुपए का जो है साइन चेंज कर दिया, बोले हम अलग चल रहे हैं, द्रविड़स्तान की मांग कर रहे हैं कि हम जो है भारत से अलग होकर एक द्रविड़स्तान बनाएंगे, हम भारतीय ही नहीं है, ये तक बात वो करते हैं। तो पूरे देश में वो माहौल है, तो इसके पीछे इन इतिहासकारों का भी बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को ही डिस्कार्ड कर दिया, या अलग तरीके से प्रस्तुत किया कि भारत का भी एक राष्ट्र था ही नहीं। यही कारण है कि जब ये प्रस्तुत करते हैं तो चोल साम्राज्य के बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में ये बात ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करते उसके बारे में। तो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट जो है अभी दक्षिणपंथी है, मतलब एक राइट विंगर है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को एक प्राचीन जो है वो सनातन के रूप में देखती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हो रहा है कि वो ऐसे सोर्सेस की तरफ जाएंगे जहां पर आइडिया ऑफ इंडिया को भारत के प्राचीन जड़ों के साथ जोड़कर देखा गया है। और आज की दुनिया जिस तरह से इतनी टर्मोइल है, इजराइल ने जैसे गाजा पे कल देखो बमबारी की, मतलब वेव्स टू वेव्स बमबारी मारी है, 400 लोगों को एक झटके में निपटा दिया, 46,000 लोगों को मार चुका है। और ऐसी कंडीशन में आज आपका राष्ट्र का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है जो कल उन्होंने संसद में दिया कि हमारा जो महाकुंभ है वो हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा जो है वो स्रोत बनकर निकला, कि भारत ने अपनी जो विभाजन की रेखाएं उसको हटाते हुए सभी लोग, सभी तरह के लोग, सभी जो क्षेत्र के लोग, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी आए और पवित्र गंगा नदी संगम पे नहा के जो है वो गए। तो ये राष्ट्रीय एकता के साथ जो जुड़ी हुई चीज है, आप लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो सवाल है कि आपको ये ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा। अगर आप ये बदलाव को नहीं समझ पाएंगे जो अंदर अंदर चल रहा है, तो फिर आप कुछ और पढ़ेंगे, सिलेक्शन आपका जो है वो क्वेश्चन कहीं और से आएगा। इसीलिए मैंने जो भी सोर्स बनाया है वो है तमिलनाडु। मैंने इसकी जब क्लासेस ली तो आज भी बच्चा कहता है कि ऐसी क्लासेस हमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, और मैंने इसके क्वेश्चन भी आरएफआर में डाल दिए। तो अगर आपको ये, जैसे मैं जो किताबें बता रहा हूं, पीआईबी कैसे पूरा करें, करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, हिंदू कैसे पढ़ें, कहां मेरे पास इतना टाइम है कि विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा जो है, एनसीईआरटी, तमिलनाडु, एएल बॉशम, जिसने नाम लिए, अब आपको लग रहा होगा अब सर पागल कर देंगे क्या इतनी किताबों के नाम बता के। फिर मैं कह रहा हूं ये करना बहुत आसान है भाई मेरे। आप केवल 200 दिन के लिए 200 दिन मुझे दीजिए और आप आईएएस के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रीलिम्स तो आप यूं झूमते नाचते गाते हुए निकाल देंगे, और उसका बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया है। जितने मेरे साथ बच्चे उस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, वो जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। अभी सुबह सुबह मुझे बच्चों ने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा है, और ये सिंपल सा है।
जो 2025 दे रहा है 75 दिन का चैलेंज, जो 2026 दे रहा है वो 200 दिन का चैलेंज, और 2027 के लिए अब 400 दिन का चैलेंज। तो जिन किताबों के नाम बताता जा रहा हूं बहुत इजीली वही RFR मेथड, सेम RFR मेथड क्या है भाई, टॉपिक भाई तमिलनाडु के 14 चैप्टर जो एंशिएंट इंडिया से जुड़े हुए, कुल टोटल 24 चैप्टर है उसमें। तो वो जो 14 चैप्टर हैं वहां पर हम गए और उन 14 चैप्टर से हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया। तो मैंने क्या किया, पहले उसके बहुत टफ टफ क्वेश्चन बनाए, बहुत बढ़िया, दिमाग हिल जाएगा, पूरा निचोड़ लिया उसको, फिर उसके नोट्स दे दिए, तुरंत आपने नोट्स पढ़े, अच्छा कोई बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर तुरंत दोबारा क्वेश्चन कर लिया, SQ3R मेरा पूरा। सो SQ3R मेथड, ठीक है, मैं किताब खरीद के लेकर आऊं, मैं बैठ के उसको जो है पढ़ूं, भाई मेरे ओजांग सर ने क्वेश्चन मुझे बना के दे दिए कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टॉपिक बाय टॉपिक है, ये भी नहीं कि मिक्स है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन मेरा हो गया, ये नोट्स है बहुत बढ़िया, बुलेट फॉर्मेट में दे दिया, 5 पॉइंट 6 पॉइंट, तुरंत पढ़ा और याद हो गया। फिर तुरंत मैंने देखा मेरा रिवीजन है, रिसाइट है कि नहीं, तुरंत फिर से दोबारा क्वेश्चन किया, फाइनल हो गया, बाहर आ गया, खटाक से बाहर आ गया। तो ये जो चैलेंज है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप आज भी शुरू करते हैं तो आप अगर मुझे 2 से 3 घंटे भी देने को तैयार हैं, ये जितनी किताबों के नाम बता रहा हूं वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, टिप पर याद हो जाएंगे। ये PIB के क्वेश्चन, RFR के, कितने मेरे स्टूडेंट हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं, और मेरे पास भर भर के मैसेज हैं, सर लाइफ बदल गई, PIB का डर खत्म हो गया, न्यूज़पेपर कवर होने लगा, तमिलनाडु की बुक्स में सोचते भी थे कि कभी हम पढ़ेंगे, हो गया, निपट गया सर, 4-5 दिन में आपने पूरी तमिलनाडु की खत्म करा दी, राइट। और अब 400 दिन का चैलेंज शुरू होने जा रहा है, जिनको 2027 देना है, तो 400, उसमें 15,000 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 10,000 क्वेश्चन की एक महान श्रृंखला शुरू है। 10,000 क्वेश्चन, जितनी बुक्स के नाम बताऊंगा वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे, सारे बाकायदा चैप्टर बाय चैप्टर आप जाकर मिला सकते हो। पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो चैप्टर बाय चैप्टर हिम्मत करके बता दे कि जाके ये कर लो, कोई नहीं है ऐसा। आप जाकर मैच कर सकते हो, अच्छा ओजांग सर ने बोला ये तमिलनाडु का, हाँ यही यार, सीधे सीधे मिल रहा है, आप जाकर उसको चेक करो। विपिन चंद्रा चैप्टर बाय चैप्टर, क्यों चैप्टर बाय चैप्टर, उस चैप्टर के जितने डायमेंशन के क्वेश्चन बनाए जा सकते मैंने सारे बना दिए। UPSC जितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब रिसर्च करके मैंने उसमें डाल दिया, अब वो चीज आपकी तैयार हो गई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो जिन्होंने लिया है यहां पर मैसेज करें उनकी लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। PIB इतने क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं तो कल मैं क्लास में बोला था, एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा कि सर ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले जाए आपको 25 तारीख को। बोले क्यों, बोले आपका क्वेश्चन फंसेगा, और मुझे फिर कुछ डर है क्योंकि इतने सोर्स को मैंने डेप्थ में कर दिया है कि वही का वही हूबहू क्वेश्चन आ जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्यों, क्योंकि हम लगातार उस पर इतनी, मतलब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इतनी रिसर्च बढ़ा दी है कि भाई साहब अगर ये क्वेश्चन तुमने थाम लिया ना, तो मैं कहीं कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और जो स्टूडेंट इस चैलेंज का पार्ट है वो अपने कमेंट यहां करें, चाहे NCERT RFR का है, क्या बदल गया इस कोर्स के आने के बाद, कॉन्फिडेंस कहां पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें अगला जो पढ़ना है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे बेस्ट है NCERTs, द बेस्ट वन इज NCERTs। नहीं जान पा रहे तो मेरा NCERT फॉर सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो अभी आज जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स तुरंत मत ज्वाइन करिए, आप सबसे पहले मेरे काउंसलर को फोन करिए 8750711100 या लास्ट में 3344, किसी भी नंबर पे कॉल करिए और इनसे बोलिए या मुझे व्हाट्सएप करिए 8285894079, ये इस पर व्हाट्सएप करिए और इनसे बोलिए कि मुझे तमिलनाडु की क्लास की लिंक दीजिए, पहले हम देखें तो आखिर ये तमिलनाडु है क्या, कौन सी चीज ओजांग सर ने पढ़ा दी है। ओजांग सर जहां तक फ्री पढ़ा रहे पहले मुझे देखने दीजिए, फिर अच्छा लगेगा तो हम आगे देखेंगे। RFR के मुझे पहला टेस्ट फ्री दे दीजिए, शक्ति टेस्ट सीरीज मुझे फ्री दे दीजिए, मुझे NCERT फॉर सिलेक्शन की कुछ क्लासेस फ्री दे दीजिए। आप देखें तो ओजांग सर बात जो कर रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहा है, आप मांग लीजिए उसको, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। चलिए NCERT RFR क्या होता है, नहीं पता भाई NCERT RFR क्या है, बोलो मुझे 2-3 दिन की टेस्ट फ्री दीजिए आप, मैं करके देखना चाहता हूं कि भाई इससे मेरे बदलाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर मेरे अंदर चेंज आ रहा है इसका मतलब ये मेथड बहुत अच्छा है। मैं 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ता था, इन्होंने जो है वो 25-30 मिनट में चैप्टर खत्म करा दिया मेरे से, इसका मतलब मेरा टाइम बच रहा है, मैं वो टाइम आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग में दे पाऊंगा, बस काम खत्म, पैसा हजम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। तो इसके बाद हमें पढ़ना है GC लियोंग,
जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए जब हम आगे जाएंगे तो जीसी लियोंग पढ़ना है, और इंडियन ज्योग्राफी में अगर जाते हैं तो माजिद हुसैन। ये दो किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ेंगे जीसी लियोंग, और इंग्लिश में, हिंदी में आप बर्नवाल भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है इसमें, और माजिद हुसैन इंडियन ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि इसमें इंडियन ज्योग्राफी में कंटेम्प्रोरी डाटा पूछता है और एनसीईआरटी का डाटा बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है, 2005 का वो डाटा वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये किताबें आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे जो आपको परेशान करने वाला टॉपिक, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज। अब सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो एनसीईआरटी पढ़ना है इसमें, और स्पेशली एनसीईआरटी 11-12। यहां पर आपको थोड़ी छूट मिल सकती है। वैसे कायदे से तो 6th क्लास की पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास यहां टाइम कम है तो 11-12 की आप जो है वो एनसीईआरटी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, आपको पॉलिटी से उलझन होती है, आपको डाटा याद नहीं होता है, शेड्यूल याद नहीं हो रहा है, सो देन अगली बुक है सुभाष कश्यप, 2 पार्ट में आती है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर पार्लियामेंट, हमारा संसद और हमारा जो है वो हमारा जो संविधान। तो ये सुभाष कश्यप, तो आप ये भी किताब पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी लक्ष्मीकांत की, ठीक है, लक्ष्मीकांत। तो इन दोनों में से आप एक किताब उठा लें। लेकिन अब जो इस साल से पैटर्न चेंज हुआ उसमें अगर आप बेयर एक्ट नहीं अपने साथ रखते हैं, बेयर एक्ट, तो आपका इस बार लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन गायब कर दिए उन्होंने, और सीधे सीधे क्वेश्चन बेयर एक्ट। सबसे सस्ती किताब है, गवर्नमेंट लॉ पब्लिकेशन, भारत सरकार का ही पब्लिकेशन होता है, तो जो संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हैं और उनकी जो डिफिनीशन है वो बेयर एक्ट में दी हुई है। ये हिंदी बाइग्लॉट आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, बाइग्लॉट ही आपको लेना चाहिए। सस्ती सी किताब है, 150-150 रुपए की किताब मिलती है, गवर्नमेंट पब्लिश करके देती है, इतनी मोटी सी छोटी सी गुटका जैसी किताब है, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार यहां से आए डायरेक्टली। यहां तक कि बेयर एक्ट की हमने क्लासेस चलाई और बहुत बच्चों ने कहा कि डायरेक्टली क्वेश्चन थे सर, तो बेयर एक्ट की भी आप जो है वो डायरेक्ट क्लासेस आपको यहां पर मिल सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो अगली किताब है, जैसे पुअर्टी और ये सब चीजों, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, इसमें सीधे वही है, ठीक है, आपने वो पढ़ लिया। तो 11-12 की क्लास में इसमें जो सबसे मुझे जो अच्छी बुक लगती है, एक तो रमेश सिंह हो गई, यहां पर आप पढ़ सकते हैं रमेश सिंह, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन इसके साथ अगर आप बिगिनर हैं तो ईश्वर ढींगरा की बुक आती है, ईश्वर ढींगरा, याद रखिएगा, ईश्वर ढींगरा की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही प्यारी इजी वर्ड्स में और कंटेम्प्रोरी डाटा के साथ वो किताब दी हुई है। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, कर देंगे। तो ये है हमारी ईश्वर ढींगरा, क्लियर है, तो आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे प्यारी जो सबसे पहली बुक है, अब मुझे बताना कितने लोगों ने इस किताब को यूज किया है। सबसे अच्छी किताब, आप अलग अलग किताबों के नाम बताएंगे, ये पढ़ें वो पढ़ें, जो सीधे सीधे जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के आसपास घूमती है। मैं आपको सीधे सोर्स बता देता हूं, ठीक है। चलिए करें, मुझे बताना ये किसने किसने पढ़ा है और इससे पहले किसको किसको पता था। आप जाएंगे शंकर आईएएस और ये तमाम चीजें दी जाएंगी। सीधे सीधे 2 पार्ट में किताब आती है, NIOS, फ्री में आप जाए और वेबसाइट पे डाउनलोड कर लें, हिंदी इंग्लिश दोनों में। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, गवर्नमेंट का डाटा है। आप ये समझिए कि गवर्नमेंट अपने डाटा के आसपास घूमेगी, और NIS 2 पार्ट में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर किसी को एनवायरमेंट इकोलॉजी, और मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी जब मैं कह रहा हूं तो मैं 16-17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं प्रीलिम्स, 16-17 क्वेश्चन। खाली आप ना 2 से 3 सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाओ, प्रीलिम्स तुम्हारा दौड़ते भागते निकल जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, मैंने अभी बताया दिवस, इसके साथ माजिद हुसैन जोड़ लो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का जो डाटा है वो 2005 का, और आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो, 20 साल पहले अपडेट हुआ था। तो इतने पुराने डाटा से काम नहीं चलेगा, बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे इंडियन ओशियन डायपोल का कॉन्सेप्ट आ गया, क्लाइमेटिक चेंजेस का आ गया, इस साल जैसे एल नीनो का प्रभाव आ रहा है तो उसमें नया जो वॉकर साइकिल और ये तमाम तरह की चीजें आ गई हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो डाटा है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NIOS, मुझे आज तक इससे अच्छी कोई किताब नहीं लगी, सभी ने इसको कॉपी किया है, और गवर्नमेंट ने जो इसमें इंफॉर्मेशन दी भाई, जब तुम पन्ने खोलोगे ना, और अगर आपने 8-10 साल का PYQ एक बार एनवायरमेंट इकोलॉजी का अगर आंख के सामने से गुजरा है ना, तो ऐसे चमकते हैं क्वेश्चन, मतलब आप उसको पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा यूरेका, अरे भैया खजाना मिल गया,
ये ऐसी बुक है। मतलब कहोगे अरे क्या मैं कर रहा था, सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन ऐसे उठा रहा और क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे उठा रहा क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना डेप्थ में जो चीजें दी हुई हैं, इतनी मजेदार, इतने इजी लैंग्वेज में, और ऐसा लगता है कि ये उठाया और ये क्वेश्चन रख दिया यूपीएससी ने। इसके सोर्स के बारे में कोई आपसे डिस्कस नहीं करता होगा। मैं जब ये आरएफआर चैलेंज बनाने जा रहा हूं, मैं तुमसे गारंटी, ये 2 पार्ट में आती है तो मोटी और बहुत ढेर सारी चीजें इसमें जो है दे रखी हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है ये। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एनआईओएस पे जाना। इजी लैंग्वेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एनआईओएस की वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, पढ़िए। 2 पार्ट में। नहीं पढ़ पा रहे इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्योंकि ये तो बच्चों को सिखाने के लिए बनी है। इसमें क्या आएगा साहब, ये जो मैं 75 दिन और 200 दिन और 400 दिन का चैलेंज लेके चल रहा हूं, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन, इसके पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज नोट्स, फिर दोबारा रिवीजन के क्वेश्चन, सब कुछ आपका तैयार है। तो चॉइस तुम्हारे पास है, 400 450 पेज में जाऊं, डाउनलोड करके पढ़ूं, नोट्स बनाऊं, फिर क्वेश्चन उस पर ढूंढूं, या दूसरा तरीका है, ओजांग सर भाई साहब आप कंप्लीट कराइए सर, मुझे बताइए चैप्टर बाय चैप्टर, मुझे पहले क्वेश्चन बढ़िया से एकदम यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दीजिए कि इस पे क्या क्वेश्चन बनाएगा, क्या आ चुका है। मुझे बढ़िया से एकदम फ्रेम्ड नोट दे दीजिए कि जिसको मैं 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, क्वेश्चन लगा के रिवीजन करके बाहर। यार मेरे को कंपटीशन देना है, मेरे को कोई पर्यावरणविद थोड़े ना बनना है कि 4 किताबें खरीद लाए। हाँ बताइए सर, शंकर आईएएस की बुक ले आए, इसकी बुक ले आए, उसकी बुक ले आए, मार्केट में बुक ही बुक भरी पड़ी है। इतनी इंफॉर्मेशन दे दी मेरे को, एक पब्लिशर देकर गया, सर ये एक नई किताब आई है, और कहा बड़ी मोटी है यार। हाँ बोले महंगी भी बहुत है सर, 700 रुपए की किताब है। मैंने कहा भाई लाओ जरा पलटें, कलर वलर फुल था, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। तो मैं उसको पढ़ने लगा, तो उसमें जो राइटर थे वो बायोलॉजी फील्ड से थे, तो उन्होंने उसमें इतनी बायोलॉजी डाल दी, इतना साइंस डाल दिया। मैंने कहा एक जनरल स्टूडेंट जो आर्ट साइड का है वो कैसे इसको डील करेगा, और ये क्वेश्चन पूछे कहां जा रहे हैं कि मैं जाकर सेल की साइंस के बारे में समझूं, प्लांट के जो है वो साइंस के बारे में समझूं। अरे वो बेसिक चीजें पूछ रहा है, आरएनए डीएनए का डिफरेंस पूछ रहा है यूपीएससी में। अब वो किताब तो बड़ी मोटी है, साइंटिफिक है, वो सोलर सेल समझा रहे हैं तो सोलर सेल की पूरी सेमीकंडक्टर बताने लगे। कहां पूछ रहा है तुमसे यार ये सब चीजें, बहुत बेसिक चीजें पूछता है वो, कि आप अवेयर हैं कि नहीं। आप साइंटिस्ट थोड़े ना, वो भी जानता है कि ह्यूमैनिटीज का बच्चा इसमें आ रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा जो है इतनी गहरी साइंस थोड़े ना बता पाएगा। तो वो लोग बड़े लॉजिकल लोग होते हैं। अब वो किताब बेचने के चक्कर में इतनी मोटी, अब मान लीजिए आप उस किताब को खरीद लाए, बड़ा टॉप नॉच पब्लिकेशन था, और आपको लगेगा आपको जानते ही नहीं, आप अपना पूरा सर पटक लेंगे, वो आपके किसी काम का नहीं। जो चीज आपको जाननी है वो ये जानना चाहता है कि एज अ ऑफिसर आप पर्यावरण को बचाने के लिए आपके अंदर वो जागरूकता है कि नहीं। वो आपको पर्यावरणविद नहीं बनाने जा रहे हैं। इसके बाद एक और किताब आप रख लीजिएगा, यूजीसी रिकमेंड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट एक प्यारी सी किताब आती, इराक भरूचा। कितने लोगों ने ये पढ़ी है? ये जितने इंडेंजर्ड एनिमल फलाने वाले क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं ना, ये क्या पाया जाता है, इसका क्या स्पेसीज है, सीधे क्वेश्चन बनाते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेड बुक है इराक भरूचा। उठाना, खरीद लेना, पतली किताब है, रख लो इसको रख लो। बस ये 2 चीजें तुम्हारे पास हैं, प्लस तीसरी चीज आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का वेबसाइट। इसमें तीसरी चीज, इसमें कंटेम्प्रोरी पढ़ना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ MOEF की वेबसाइट पे जाना है आपको, और उसकी वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आते हैं। उसमें आपको एजुकेशन भी आता है कि आप छोटे जो उसमें 6th क्लास, 12th क्लास, सीनियर सेकेंडरी किया, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसको एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे वो सारा दिया हुआ है। बस भाई साहब तुम यहीं से समझ जाओगे कि यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा। रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए, और नहीं कर पा रहे तो जान सर को दे दीजिए कि सर मेरे को इस वेबसाइट के क्वेश्चन चाहिए, देंगे कि नहीं देंगे आप। पूछो मुझसे कि सर एनआईएस के क्वेश्चन देंगे कि नहीं देंगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मेरे बस का नहीं है सर, इतनी ज्यादा वेबसाइट जाके मैं ढूंढूं, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इंफॉर्मेशन दी। सर आप बताइए, मेरे को इसके क्वेश्चन चाहिए, मेरे को इसके बुलेट नोट चाहिए, मेरे को इस पर यूपीएससी स्टैंडर्ड का जो है वो रिवीजन पॉइंट चाहिए। आप देंगे कि नहीं देंगे? ना दूं तो मेरे को बोलो, लेकिन डिमांड करोगे तब तो मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त। पता चला जिसको एग्जाम देना वो सो रहा है, बोला अरे यार हो जाएगा, और जिसको एग्जाम दिलवाना वो परेशान घूम रहा है कि मैं क्या रिसर्च करूं, MOEF की वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है, PIB में क्या है, इन्वायरमेंट की विज्ञप्ति क्या दी हुई है, फलाने क्या दिया हुआ, ढूंढ के लेकर आए। इसमें से बहुत से लोग इन दोनों किताबों को जानते भी नहीं होंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हुए।
सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये है। ईमानदारी से बता रहा, कितने लोगों ने इंटरनेट पे जाके सर्च करो, इंटरनेट पे तुम्हें इन किताबों के नाम ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर बता दिया तो तुम पढ़ लोगे, और अगर पढ़ लोगे तो फिर कंपटीशन में आगे नहीं चले जाओगे। अगर 2-4 साल रुको, बहुत सा मार्केट में चलता है भाई। अरे भाई जो सीनियर वो पहले निकले, शादी नहीं हो रही उसकी, बाल झड़ रहा है उसके, वो जो है वो कर्नाटक वाला आदिवासी तेल लगा के अपना बाल उगा रहा है, और तुम जो अभी अभी आए और अभी अभी आईएएस बन जाओगे 21 साल में, कैसे होगा भाई? ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें चलती, ये सब चीजें बताओ ही नहीं इसको। ये भी 2-4 साल भटकने दो, मोटी मोटी किताबें खरीदेगा तो बिकेंगी किताबें। तुम्हारे लिए तो लिखी गई इतनी मोटी किताब है, उसमें तुम्हारे 100 पन्ने तुम्हारे काम की किताब, 500 पेज की है, पढ़ो, जिंदगी भर कोसो, नोट्स बनाओ, तब तक तुम्हारे 2-3 साल बीत जाएंगे, तब तक बाबू उसमें से आगे निकल जाएंगे। अरे उनका बिहवा नहीं हो रहा यार, तुम टेंशन हो, तुम्हें टेंशन पड़ी हुई, तो ये भी बड़ा मैटर करता है भाई। अब यहां डायरेक्टली तुम्हारे सामने एक्सपोज कर दिया, कह रहा हूं एक एक चैप्टर से जाके मिला लो, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन है तुम्हारा। इंडिया में आज तक कोई टीचर ही ऐसा कोई कोचिंग पैदा नहीं हुई जो एक एक चैप्टर का बता बता के क्वेश्चन करी कि देखो यहां से है, जाके तुम उठाओ किताब खरीदो मिला लो, कोई बता दे कि ये सोर्स से क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया, कोई भी अभी तक इंडिया में नहीं। एक एक चैप्टर का एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा जो है एक एक किताब का बता के, उपेंद्र सिंह की किताब से जैन और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन उपेंद्र सिंह की सबसे बढ़िया दिया हुआ है। तो भैया वो जो सबसे बढ़िया तुम्हें लाके दे दिया, पढ़ो दबा के, जो है बढ़िया नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। तो ये बुढ़ापे से तुम्हें बचा रहे, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचोगे यूपीएससी में उतनी जल्दी तुम्हारे चांसेस रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी, या तब तक बूढ़ा हो चुका होगा, आंखों पे मोटा चश्मा लग गया होगा, लेकिन देखो तो याद तो आएगा, हाँ ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया भाई, प्रधानमंत्री को एडवाइस दे रहा है। यहां पता चला 30 की उम्र में तुम आईएएस बन रहे हो, 32 की उम्र में लटकते झटकते, और उसके बाद जो है पता चला कि अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी पहुंचे नहीं, रिटायरमेंट आ गई। क्या मजा आएगा यार, जाके पॉलिसी अजीत डोभाल साहब की तरह चलो, देश जड़ रहे। किसी भी देश में तुम छुप के बैठे हो गए तुम हाफिज सईद, भारत को कई साल परेशान किया, भारत गिड़गिड़ा रहा था, हाफिज सईद आ रहे थे, हाफिज सईद को जाके छोड़ना पड़ा, उनको जाके उनके देश में छोड़ के आना। बोले कोई बात नहीं, हम अब तुम्हें पिछली बार होम डिलीवरी तुम्हारी कराई थी ना, अब की तुम्हारी होम डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है, हमने कर दिया, होगा हाफिज सईद। तो वो 5 फुट 6 इंच के आदमी हैं अजीत डोभाल साहब, दिमाग देखो जरा, ऐसा ऐसा घेरा। एक आईएफएस ऑफिसर एस जयशंकर साहब, विदेश मंत्री, जरा दिमाग देखो, कांपते हैं, दुनिया कांपती है कि भाई साहब कहीं भी छुप जाएंगे। तुलसी गिलाड भारत आई, बोले वो जरा पन्नू साहब आपके यहां बैठे हुए अमेरिका में बड़ा चिक कर रहे हैं, हाँ तो फिर क्या किया जाए, हाँ जी, बोले जय श्री गणेश, तुरंत तुलसी गिलाड ने कहा ना जय श्री कृष्णा। तो उन्होंने कहा जब जय श्री कृष्ण का, तो कृष्ण तो कुरुक्षेत्र का जो है वहां पर उनको मार्गदर्शन किया, वो तो 16 रसों के स्वामी हैं, तो एक रस थोड़ा मैडम आप दिखाइए, हाँ जरा उनको लेकर आइए। तहव्वुर राणा को इतने साल से भागा हुआ था, मार उसने डाल रखे थे, उठा ला रहे उसको। बोले कहां तुम अपनी जेल में इसको रोटी खिला रहे हो, हमारे यहां लेकर आओ यार, मुंबई अटैक करके भागा था ये। तो ये है हमारे यहां के लोग। ऐसा बनना है तुम्हें कि बेटा जाओ तुम छुप जाओ, अपने हाइडआउट में छुप जाओ, हम नहीं अब तुम्हें बुलाएंगे, अब हम तुम्हें भेज देंगे, और बुलाएंगे तो ऐसा बुलाएंगे कि यहां से भी भेजेंगे तुम्हें। तो अब हमने वो होम डिलीवरी शुरू कर दी। नहीं तो हम पहले डिजायर वजायर भेजते थे, पाकिस्तान हाफिज सईद जी बोलते थे हमारे यहां, जिनकी होम डिलीवरी हमने कराई अभी, हाफिज सईद जी बोलते थे हमारे यहां, जी लगाते थे। बोले हम तो बिस्किट में भी लगाते जी, हम तो पार्ले जी बोलते हैं। बोले हाँ ठीक है, हो गया तुम्हारा, चलो खत्म हो गया। आजाद जब हुए थे तो हमने बहुत 2 हिस्से में दे दिया था ना, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, हमारा दिमाग ही झंडू बाम हो गया था, तो हमने 2 पाकिस्तान, इतनी दूर कहां से जाते वो, इतना दरिया दिल हो गए थे। बोले बीच से रास्ता दे दो, बेचारे दिक्कत होगी आने जाने में। हमने कहा बेटा अब हमें वापस लेना सब, वो 75 साल पुरानी गलतियां हमें निपटाई। तो आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ठीक है, तो आपको ये करना भी होगा लेकिन उसके लिए जल्दी पहुंचना होगा, ठीक है। पता चला इधर बाल झड़ गए, इधर शादी नहीं हो रही है, बच्चे होने में देरी हो रही, तुम इसी में फंसे रहोगे, देश को क्या खाक संभालोगे। तो जल्दी पहुंचना, इसके लिए तरीका अलग है। अब आ जाओ, सीसैट की तैयारी कैसे करेंगे। तो सीसैट के लिए जो सबसे बढ़िया है, अगर आप 7th 8th, मान ली मैथ्स आपकी बहुत खराब है, तो आप एनसीईआरटी उठा लो 7th 8th 9th की, 7th 8th 9th की मैथमेटिक्स उठाओ, उसके सॉल्व एग्जाम, बहुत ट्रिक बता रहा हूं, सीधे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, सीधे। एनसीईआरटी हर मामले में देखो, उनका ओरिएंटेशन समझो, वो तुम्हें मैथमेटिक्स का मास्टर नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप 7th 8th 9th 6 भी पढ़ सकते हो, 7th 8th 9th आपको पता होना चाहिए क्या चैप्टर है, नंबर सिस्टम, एलसीएफ एससीएफ आपने किया, 7th 8th 9th इसके सॉल्व, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, सॉल्व क्वेश्चन कर दो, पहला बेसिक कवर हो जाएगा। दूसरा आरएस अग्रवाल,
हमेशा से ये बहुत ही अच्छी किताब थी और हमेशा रहेगी। आर.एस. अग्रवाल, वर्बल रीजनिंग की भी बुक आती है और अर्थमेटिक की भी, जो है क्वांट की भी बुक आती है, इसको क्वांट भी कहते हैं। इसके सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल लगा दो, तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वो होती है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन लगता आसान है लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराते हैं। इसके लिए आप जब न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जरूर पढ़ो और एडिटोरियल पढ़ के उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बना लिया करो कि इस पर हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्रीहेंशन तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है। राइट, तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स का, एक दिन में एक। अब मैं अगले दिन इसका जो सेकंड पार्ट लेकर आऊं, बताइए मेंस के लिए, क्योंकि अभी एक साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं आज। और कैसे इसको तैयार करना है? भाई सर मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा, ठीक है, पढ़ने का, तो बेस्ट है चैलेंज को उठा लो। चाहे 2025, 2026, 2027, ये 75 दिन का है, ये 200 दिन का है और वो 400 दिन का है। ठीक है, उसमें ज्यादा 15,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यही मेथड है। इनकी किताबें खरीदने का टाइम नहीं है, इनके मेरे पास 10-12 हज़ार रुपए नहीं है खरीदने के लिए, इतनी किताबें खरीदें, फिर नोट्स बनाए, फिर रिफिल खरीद के लेकर आए, सारा बवाल यहां खत्म। नंबर 1। नंबर 2, जो पीआईबी है, जैसे मान लो आप पीआईबी नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैंने इसके क्वेश्चंस, इसके नोट्स, इसके रिवीजन क्वेश्चन सब यहां बना दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मात्र 999 रुपए में। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगर अब लग रहा है कि नहीं, अब तो उजांग सर के साथ पूरी तैयारी करनी है, सो आफ्टर 12th बैच में आप सभी का स्वागत है, जो जीरो से हीरो बैच है। जीरो से हीरो बैच है और यहां पर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक एक दिन का टाइम टेबल फिक्स है, इसमें पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेडिटेशन, इसके साथ साथ एनसीईआरटी, प्री कम मेंस, फाउंडेशन, मेंटरशिप, सब कुछ इसके साथ इंक्लूड है। लेकिन इसमें जो एडमिशन होगा वो मेरे साथ काउंसलिंग से होता है। तो आप जो मैंने भी नंबर बताए हैं इन पे कॉल कर लीजिए और इनसे बोल दीजिए कि भाई मुझे जो है उजांग सर के जो बैचेस ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन, मुझे इनके बारे में जानकारी दें, उजांग सर से मेरी बात कराएं, ये रहा नंबर। या अगर आपको एनसीईआरटी की फ्री क्लासेस चाहिए कि मुझे दे दो, कम 3-4 क्लास देखे तो उजांग सर ने क्या पढ़ा है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बोल रहे थे, मुझे एनसीईआरटी आरएफआर के दे दो, मुझे 240 दिन के आरएफआर की कुछ फ्री दो, मुझे बताओ पहले, दो मुझे डाउनलोड करने दो, मुझे यूज करने दो, 75 डेज में मुझे दो कि भाई इसमें क्या है मेरे पास। सिंपली कॉल कर लो, सिंपल कॉल करो, वो तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हें ऐप डाउनलोड करा देंगे, तुम्हें टेस्ट बता देंगे कहां है। ये रहे नंबर, कॉल कर लीजिए, डायरेक्टली कॉल करिए और उनसे ये सारी लिस्ट ले लीजिए। फिर देखिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर बोलिए कि मुझे उजांग सर से मिलना है, बात करनी है, मुझे करंट अफेयर्स का टेस्ट देना है, मुझे अब दो, लिंक दो, मेरे को ग्रुप में जोड़ो और मुझे लिंक दो, मुझे करना है। फिर मुझे उजांग सर से बात करनी, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कल एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, तो वहां पे जब मैंने बात किया कि सर, काउंसलर के थ्रू उन्होंने बात की कि सर इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा नोट्स कैसे बनाना है, तो अखबार से नोट्स कैसे। मैंने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे जो है तुम्हें पॉइंट्स, जो आरएफआर है ये तुम्हारी बहुत हेल्प कर रहा है। 5 मिनट में बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम अच्छे से तैयारी करते हैं। राइट, अब चलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। सर अगर कोई डिमोटिवेट करे, तुमसे नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? तो उसको तो जरूर बताना चाहिए कि हमसे ही होगा, वो उसका काम है, वो कर रहा है, वो देखो वो ईमानदार है। अब बुरा मत मानना ज्योति, लेकिन वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो अपना काम कर रहा है, उसका काम है डिमोटिवेट करना, वो तुम्हें कर रहा है। आर यू ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि जिंदगी में मैंने एक लड़ाई लड़नी है, ढंग से लड़नी है। तुम्हारा काम है खुद को डिमोटिवेट ना होने देना, और वो तब होगा जब तुम अपनी ग्रोथ को रोज मेजर करोगे। कितने बच्चे मुझे रोज इस चैलेंज में मुझे भेज रहे हैं कि सर आज मेरी ग्रोथ हो गई, निगेटिव मार्किंग मेरे कम हो गए। ये चार्ट जो मेरे को बच्चों ने भेजा, ये वही तो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बताया कि सर देखिए मेरे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मेरी निगेटिव मार्किंग कम होती जा रही है, यही तो स्टूडेंट है। तो ये जब मेरे को मिल जाएगा, सर मेरे रॉन्ग क्वेश्चन पहले ज्यादा थे अब कम हो रहे, सर इस वाले टेस्ट में मेरा ये हो रहा है, अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मेरे कम होते जा रहे हैं। कहां पे पहले मैं क्वेश्चन ज्यादा जो टच ही नहीं कर पाती थी, अब धीरे धीरे मेरा ग्राफ कम होता जा रहा है, मेरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, मेरे राइट क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन ये तुम्हारे पास तैयार होगा उस दिन तुम्हें दुनिया कोई ताकत रोकने तैयार नहीं है। तो वो बेचारे, उनको गलती मत दो, वो ईमानदार है अपने काम पे, तुम अपने काम पे ईमानदार हो कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती यहां से। मुझे करना है तो करना है, खत्म हो गई बात। क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, वो अपनी लाइफ में जब फैसले लेते हैं तुमसे नहीं पूछते हैं, तो तुम अपनी लाइफ में फैसले लेने की उनसे मत पूछो, ना उनकी सुनो। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। 2027 वालों के लिए, 2027 वालों के लिए आफ्टर 12th बैच है, मोस्ट वेलकम, जीरो टू हीरो। आप यहां पर आ सकते हैं,
सर ग्रुप पे सेंड कर देना। बिल्कुल आज मैं सेंड कराता हूं। सर मेरा पीआईबी का कॉम्बो बैच शो नहीं हो रहा है, तुरंत काउंसलर से बात करिए क्योंकि वो महीने टू महीने रिवाइव होता रहता है, ठीक है, तो वो हो सकता है रिवाइव कर जाए। और अगर आपको मुझसे किसी भी आफ्टर 12th बैच के लिए, जीरो टू हीरो बैच के लिए, अगर आप गुरुकुल आना चाहते हैं सुपर 50 बैच के लिए, उसको मैं कल अनाउंस करूंगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं कि हमने और एसपी सर ने मिलकर एक 10 घंटे का शेड्यूल तैयार किया है, बहुत ही इंटेंस शेड्यूल। हम उसमें एंट्रेंस टेस्ट जो है वो उसके माध्यम से हम एडमिशन लेंगे। तो आप पहले काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, या तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा या एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो वो सुपर 50 बैच हम यहां पर अपने अंडर में रख के 10-10 घंटे यहां तैयारी कराएंगे और केवल 50 बच्चे होंगे उसमें, ठीक है। तो वो भी हम यहां पे लॉन्च करने जा रहे हैं। ये नंबर है 8750711133, कॉल कर लीजिए। इस पे कॉल करके बोले उजांग सर के साथ बात करनी है, बात कर लीजिए, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए कि सर ऐसे ऐसे मेरी लाइफ की स्ट्रेटजी जा रही है। 2028 वालों के भी सेम है। नेहा लिखती अपने ही सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, तो वो अपने डिमोटिवेशन को, ठीक है, जरा अलग अलग। ये हमारे एक बच्चे ने लिखा है, एक लास्ट में बात कहते जा रहा हूं, सुनते जाना बस। इन्होंने कहा कि अपने ही मुझे डिमोटिवेट करते हैं। ये तो उन्होंने लिखा, बस मेरा थोड़ा नजरिया अलग है। तो तुमने लिखा कि सर अपने ही डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा इसको अलग से लिखा, वो तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है यार, मोटिवेशन खुद कह रहा है, डिमोटिवेशन खुद कह रहा है कि तुम इसको डिमोटिवेशन क्यों कह रहे हो, डेमोटिवेशन, ठीक है। तो वो तो डेमोटिवेशन कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है, डेमोटिवेशन। वो तो तुम्हें मोटिवेशन, तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। जब डिमोटिवेशन को इस तरह से पढ़ोगे कि भैया ये तो डेमोटिवेशन है, तो ये क्या करोगे, तुम इसको कर लोगे चैलेंज। अच्छा ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, तो जब तुम्हें कोई चैलेंज करा तो तुरंत गोरिल्ला हो जाएगा। चलो अब तुम्हारी ऐसी की तैसी हम बताते हैं, चैलेंज करो। जब तुम्हें कोई चैलेंज करता करके दिखाओ तो आता अरे तुम अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो वो तुम्हें डिमोटिवेट थोड़ा कर रहे हैं। कहां किसने कहा डिमोटिवेट कर रहे हैं, अपने हैं ना, तो वो तुम्हें डेमोटिवेट कर रहे हैं। जा जा करके दिखा, तो तुम क्या करो, तुरंत गोरिल्ला हो जाओ। अरे तुम्हारे ऐसी क्या आंसर लिख रहे, कितने आंसर लिखना, 100 दोनों हाथों से लिख देंगे, जाओ वीरू शास्त्र बुद्धि है। तो वो डेमोटिवेशन कर रहे हैं भाई, समझा करो इसको। हाँ नजरिया बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। तो आज के बाद डिमोटिवेशन मत लिखना, डेमोटिवेशन, डेमोटिवेशन, दनादन। तो आप क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हें चैलेंज कर रहे, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दे दो। हाँ बोलो हाँ, तुम भैया हमें डेमोटिवेशन दे रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, हम तुम्हें डेमोटिवेशन पे हम तुम्हें आउटपुट निकाल के दिखा दे रहे। हाँ तो नजरिया बदल दो जिंदगी को देखने का, हंसते खेलते जीत जाओगे। अब ऐसे थोड़े ना 10-10 हजार क्वेश्चन बना दिए यार, दुनिया हिला दूंगा। जाते जाओ कहते रहे मुझे खाली समय तो दो। मैंने तुमसे मांगा था ना 30 दिन से 90 दिन का समय मांगा था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा तुम्हें। तो आ तो जाओ, शुरू तो करो। नेहा चौहान, आपसे पढ़कर कितने लोग आईएएस बने? आज तुम्हें सारे आईएएस की वीडियो भेज देता हूं। आईएएस टॉपर से लेकर यूपी पीसीएस की टॉपर से लेकर सारे वीडियो तुम देख लो मेरे साथ, ठीक है। तो और वो भी वाली वीडियो जरूर देख लेना कि जब रिजल्ट आया था आईआईआर रैंक 1 का, तो कैसे मैं जमीन पे गिर के रोने लगा था, भावुक हो गया था कि अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। तो तुरंत कॉल करो, बोले कि मुझे उजांग सर के सारे बच्चों की वीडियो चाहिए, फोटो वोटो काम नहीं। अब मैं बोलता हूं 100 हुए, तो जो लोग आजकल लोग बोल रहे हैं ना कि मेरे यहां से 200 हुए, 400 हुए, एक संस्था है वो तुरंत बैठे 7-8 लाख 15-15 लाख का जो है वो फाइन मार के दे रही है। 15-15 लाख का फाइन मार रही है, जिन्होंने कहा था हमारे यहां से 200 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमारे यहां से अकेले हुए 4 कोचिंग जोड़ ली। मैंने कहा यार इनके यहां से 2,500-3 हजार हो गए, सीटें तो 800 थी, 2,500-3 हजार तो ये सेलेक्ट करा गए। किस देश के लिए आईएएस का एग्जाम ले रहे हैं ये लोग? हमारे यहां जितने जा यूट्यूब पे वीडियो देखना है और लिंक मांग लो, इस पर व्हाट्सअप कर लो, मैं सारी लिंक धड़ाधड़ भेज दे रहा हूं। बोले सब टॉपर की दो, आईएएस पीसीएस की टॉपर संचिता उसकी वीडियो दो, एआईआर 1 यूपीएससी की टॉपर इसकी वीडियो दो, 56 की दो, 51 की दो, 54 की दो, 96 की दो, सबकी वीडियो तो मांगो। बोले हमें तो देखना है सर के सामने बैठे हैं कि नहीं बैठे, फर्जी तो नहीं है। हाँ तब आओ, तो जाके देखो, फिर देखो कि अच्छा नहीं ऐसा बुला लिया, फिर जाके घर पे वीडियो देखो एआईआर 1 के साथ, घर पे उसके घर में उसके ड्राइंग रूम में
बिल्कुल घर के सादे कपड़ों में। तो कोई जब ये इधर उधर से फंक्शन में जाते हैं तो अपने घर के सादे कपड़ों में लोअर ओवर में नहीं बैठते हैं, टी शर्ट के ऊपर दुपट्टा डाल लिया। ये तभी होते हैं जब बहुत क्लोज लोगों के साथ मिलते हैं, समझे, जिनको बहुत पहले से जानते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना कि हाँ इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कि वो बुके उके पहन के ऐसे लेके हाँ बढ़िया सज धज के, बिल्कुल बोले अरे चप्पल उप्पल पहन के फोटो भाई, चप्पल उप्पल पहन के फोटो है, ये तो घर का, ये तो हमारे जैसे घर होते हैं वैसे ये सिंपल सा है। तो घर में आप हर किसी को नहीं घुसा सकते, जो बहुत करीबी होगा उसको ही ले जा सकते हैं कि चलिए भाई, तो जाके देखो और समझो कि माता पिता सब लोग जो है बैठे हैं, नानी नाना सब लोग बैठे हुए हैं, तो सबके साथ बैठ के बात करें परिवार के साथ, तभी होगा जब आप वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। तो भैया ये सब भी देख ले रहना। चलिए भाई, और मेरे जैसा इंसान अगर फर्श पर गिर पड़ रहा है खुशी के मारे और हाथ मारने लगा जमीन पर, तो इसका मतलब बहुत मैटर है कि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता था। ठीक है, चलो भैया, तो अभी क्या करना है, नंबर पे कॉल करना है और शुरुआत कर देनी है।